वीडियो जो है वो है 11th क्लास की इंग्लिश प्रोज का एक चैप्टर नंबर 1 जो कि है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो ये स्टोरी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, सारी चीज़ों को समझाया है, तो आप इसे देख सकते हैं और पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना वीडियो। प्लस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर दें, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स अब मैं हर एक क्लास मैंने 11th क्लास की अगर प्रोज शुरू करी है तो मैं इसके सारे चैप्टर्स समझाऊंगी। तो जिनको भी चाहिए, जो भी 11th क्लास में है, तो उनको हेल्प मिल सकती है काफ़ी और वो समझ सकते हैं यहाँ से। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से भी जा कर के आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी, मैं ज़रूर ही आंसर करूँगी। जो भी आपका डाउट होगा मैं क्लियर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है अबाउट ऑथर, मतलब जिन्होंने ये पोएम लिखी है उनके बारे में। तो फर्स्ट लाइन है, बुकर टी वॉशिंगटन 1856 to 1915 was a famous educationist of USA. He was also a great Negro leader. He was born in a poor Negro family in Virginia. देखो क्या बताया गया है कि उनकी लाइफ जो बुकर टी वॉशिंगटन थे जिन्होंने ये पोएम लिखी है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उनका बर्थ हुआ 1856 में और डेथ हुई उनकी 1815। ये उनका लाइफ पीरियड था। फिर वो बहुत ज़्यादा फेमस एजुकेशनिस्ट थे यूएसए के। वो एक नेग्रो लीडर, नेग्रो का मतलब होता है कॉम्प्लेक्शन, वो काले रंग के दिखते थे इसलिए उनको नेग्रो लीडर थे वो। और उनका जन्म एक गरीब नेग्रो परिवार में हुआ वर्जीनिया में। आफ्टर द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका ही स्टडीड एट हैम्पटन। सिविल वॉर जो हुई थी अमेरिका में, उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई हैम्पटन में की। ही फेस्ड ग्रेट हार्डशिप इन हिज अर्ली लाइफ। उन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया। एज ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, द डिफ़िकल्टीज ऑफ हिज लाइफ कुड नॉट सबड्यू हिम। वो जैसे कि बहुत ज़्यादा लोहे जैसी सोच रखने वाले, वैसी विल रखने वाले थे, इसलिए उनकी जितनी भी कठिनाइयाँ आई उनके सामने वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, उनको रोक नहीं पाई उनका लक्ष्य पाने से। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एजुकेटेड। उन्होंने पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करे। लेटर ऑन ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू राइज द इंटेलेक्चुअल स्टेटस ऑफ नेग्रोज। As he worked out a scheme for education of Negroes, he became their famous leader. और उन्होंने वहाँ की एजुकेशन पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए वो वहाँ के नेग्रोस के लीडर बन गए, नेता बन गए। He was not only a good writer but also a good orator. वो सिर्फ एक अच्छे लेखक ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे वक्ता भी थे, वो बहुत अच्छा बोल भी सकते थे। Among the many books he wrote are two autobiographies, Up from Slavery, which was written in 1901. उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, उसके साथ साथ 2 आत्मकथाएं भी लिखी, जो कि फर्स्ट थी अप फ्रॉम स्लेवरी नाम था उसका, और वो लिखी गई 1901 में, 1901 में। और दूसरी थी माई लार्जर एजुकेशन, जो कि आई थी 1911 में। तो ये जो सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ा हमने, ये पढ़ा इसके ऑथर के बारे में जो कि है बुकर टी वॉशिंगटन, और पोएम कौन सी है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। सॉरी, प्रोज है ये, मैं बार बार पोएम बोल दी गलती से। सो अब हम पढ़ेंगे लेसन के बारे में। तो पहला है, द लेसन प्रोड्यूसेस अ गुड इम्प्रेशन अपॉन अस। हमारे ऊपर बहुत अच्छी छाप छोड़ी है इस चैप्टर ने। आफ्टर रीडिंग इट वी कम टू नो दैट हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ पता चलती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। विदाउट हार्ड वर्क नो वन कैन सक्सीड इन लाइफ एज इट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बिना मेहनत करे कोई भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेहनत ही सफलता का राज है। फिर नेक्स्ट पैरा, द लेसन पॉइंट्स आउट क्लियरली द ट्रुथ ऑफ सेइंग वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे।
मतलब ये लेसन ने क्लियरली ये चीज़ बताई है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। जब हम एक किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं कुछ करना, तो वो राह बन जाती है। हमारी मेहनत और परिश्रम से तो रास्ता निकल ही आता है। इट शोज़ दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ये दिखाता है हमें कि कुछ भी वर्ल्ड में, दुनिया में असंभव नहीं है। विद डिटर्मिनेशन एंड कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स वी कैन अचीव द एम ऑफ लाइफ, दो वी हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। और हम अपने दृढ़ निश्चय से और एक लगातार कोशिश करने से अपने जो भी हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बस मेहनत करनी है हमें। देन थर्ड पैराग्राफ, मिस्टर वॉशिंगटन वॉज वेरी पुअर। मिस्टर वॉशिंगटन बहुत ज़्यादा गरीब थे। ही हैड नॉट इनफ मनी फॉर हिज एजुकेशन। उनके पास उनकी पढ़ाई के लिए भी पूरा पैसा नहीं था। He had no idea of the situation of Hampton Normal and Agricultural Institute। और उनको ये तक आइडिया नहीं था कि हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की कंडीशन है क्या, सिचुएशन वहाँ पर क्या होगी। बट ही हैड द विल टू स्टडी देयर। लेकिन उनके अंदर एक चाहत थी वहाँ पढ़ने की। ही मेड सिंसियर एफर्ट्स। और उन्होंने बहुत सच्ची मेहनत करी। ही हैड टू फेस डिफ़िकल्टीज़ बट ही सक्सीडेड। उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एट लास्ट वो सफल हुए। हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज फर्म डिटर्मिनेशन। उनकी सफलता जो थी वो उनके लगातार एक दृढ़ निश्चय और संकल्प जो था और उन्होंने जो मेहनत करी उसकी वजह से थी। दिस प्रूव्स क्लियरली दैट सिंसियर एफर्ट्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस। और इससे ये बिल्कुल क्लियर साफ हो जाता है कि हम अपनी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। One day while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia। क्या होता है, एक दिन जब वो काम कर रहे थे एक कोयले की खान में, तो वो वहाँ पर दो माइनर्स को बात करते हुए सुनते हैं। माइनर्स कहते हैं जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं उनको, या फिर किसी भी खान में, माइन मतलब होता है खान, तो वो जो लोग भी खान में काम करते हैं उनको माइनर्स कहते हैं। तो वो दो लोग काम कर रहे थे, बातें कर रहे थे एक स्कूल के बारे में जो कि कलर्ड पीपल के लिए स्कूल था, कलर्ड लोग के लिए स्कूल था, कहीं वर्जीनिया में कहीं पर था वो। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनी थिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। और वो पहली बार था जब वो किसी कॉलेज और स्कूल के बारे में सुन रहे थे। नेक्स्ट पैरा है, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल इट सीम टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। फिर जैसे जैसे वो बातें करते जा रहे थे, डिस्क्राइब उसके बारे में बातें कर रहे थे स्कूल के बारे में, तो उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेस जो है अर्थ पे, धरती पे, नॉट इवन heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia about which these men were talking। मतलब वो बोल रहे हैं कि उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो भी मुझे इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं कर रहा था जितना कि वो स्कूल जो कि हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था वर्जीनिया का, जिसके बारे में वो दो माइनर्स बातें कर रहे थे। I resolved at once to go to that school, although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it। मतलब मैंने वहाँ पे निश्चय कर लिया था कि मुझे उस स्कूल में जाना है, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं था कि कहाँ है ये स्कूल, कितनी दूर पड़ेगा, मुझे कितने माइल्स तक जाना पड़ेगा और मैं वहाँ पर पहुँचूँगा कैसे। ये सब ना पता होते हुए भी मैंने ये सोच लिया था कि मुझे स्कूल में जाना है। I was on fire constantly with one ambition and that was to go to Hampton। मैं दिन रात इसी सोच में रहता था, यही आग मेरे अंदर जलती रहती थी कि एक लक्ष्य था मेरे पास कि मुझे हैम्पटन में जाना है, जो हैम्पटन स्कूल है, हैम्पटन नॉर्मल, वहाँ पर मुझे जाना है। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट। पूरा दिन रात मेरे दिमाग में यही सोच चलती रहती थी। तो इस पैराग्राफ में ये बोला गया है। In fall of 1872, I determined to make an effort to go there। सन 1872 के पतझड़ के मौसम में मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया। My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase।
मेरी माताजी इस गंभीर भय से दुखी थी कि मैं एक ऐसे कार्य को करने जा रहा हूँ जो असंभव है। At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start. कुछ भी हो, मेरी माँ के बेमन से मुझे जाने की स्वीकृति दे दी। I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा था जिससे मैं कपड़े खरीदे और यात्रा के लिए खर्च करूं। मेरे भाई जॉन ने जितनी सहायता उससे बन सकती थी वो कर सकता था, उसने की, लेकिन वास्तव में वो काफ़ी नहीं था। Finally, the great day came, and I started for Hampton. I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I get. My mother at the time was rather weak and broken in health. I hardly expected to see her again, and thus our parting was all the more sad. She, however, was very brave through it all. तो इस पैराग्राफ का मतलब है वो महान दिन आ गया और मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा। मेरे पास एक छोटा सस्ता सा थैला था जिसमें कुछ कपड़े थे जो मैं प्राप्त कर सका, जो मैं ले सका। उस समय मेरी माताजी बीमार और कमज़ोर थी। मुझे यह होप थी या आशा नहीं थी कि मैं फिर से उनसे मिल पाऊँगा, और इसलिए हमारा दुखदायी था, मतलब हमारा जो पार्टीशन था, हमारा अलग होना, वो बहुत ज़्यादा दुख का कारण था, दुखदायी था। लेकिन फिर भी वह पूरे समय बहादुर बनी रही, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं वो, या दिखाती रही। फिर है द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 miles by walking, begging, rides, both in wagons and in cars. In some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in night. तो इसमें कहा गया है कि माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील की थी। कभी पैदल चलकर, कभी गाड़ी से, कभी कार से, लिफ्ट लेकर, किसी तरह से मैं वर्जीनिया के एक रिचमंड नगर में पहुंचा, जो हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर था। जब मैं वहाँ पहुँचा तब बहुत थका हुआ, भूखा और काफ़ी गंदा हो चुका था, और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। इससे पहले मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं गया था। बस इसी वजह से मेरी परेशानी और बढ़ गई। जब मैं रिचमंड पहुँचा तब मेरे पास बिल्कुल धन नहीं था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था। उस स्थान पर मेरी जान पहचान का एक भी व्यक्ति नहीं था, और नगर के रास्तों से अनभिज्ञ होने के कारण, मतलब उनको नहीं पता था, वो रास्ते उनके लिए अनजान थे। वो नहीं जान पाए कि मतलब कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। बहुत सारे स्थान और बहुत सारी जगहों पे मैंने रहने के लिए पूछा, जगह के बारे में पूछा, लेकिन उन सबको पैसा चाहिए था जो कि मेरे पास नहीं था। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे सड़क के बारे में नहीं पता था, रास्ते के बारे में नहीं पता होने के कारण मैं सड़कों पर घूमता रहा। Must have walked the streets till after midnight. At last, I became so exhausted that I could walk no longer. I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged. क्या हुआ? आधी रात तक मैं सड़कों के रास्तों के चक्कर काटता रहा, और मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि अब लग रहा था कि मैं और ज़्यादा नहीं चल सकता हूँ। मैं बहुत थका हुआ था, भूखा था, लेकिन निराश नहीं हुआ था। फिर है just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of street where the broad sidewalk was considerably elevated. फिर जब मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ही थक गया था, एक नेक्स्ट लेवल पर थकान की पहुंच गया था, तब मैंने सोचा वो फुटपाथ पर जहाँ पर फुटपाथ बने हुए थे उस पर बैठ जाने का। I waited for a few minutes till I was sure that no passers-by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on ground. फिर क्या हुआ, जब मुझे याद इस चीज़ का जब तक मुझे
इस चीज़ का विश्वास नहीं हो गया कि इधर से जाने वाला कोई भी इंसान मुझे नहीं देखेगा। तब मैं धीरे धीरे चलकर, क्रेप्ट मीन्स रेंगना होता है, तो रेंगते हुए, वही धीरे धीरे चलने को इन्होंने रेंगना बोला है, रेंगते हुए उस फुटपाथ के चबूतरे पे बैठ गया और फिर थोड़ी देर के बाद में ज़मीन पर ही लेट गया और उनके हाथ में जो बैग था जिसमें उनके कपड़े थे उसको पिलो की, तकिया की जगह पर रख लिया और आराम से लेट गए। और पूरी रात उनको ऐसा लगता रहा कि जो भी वहाँ से चल के जा रहा था उसके पैरों की आहट से उनको ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर ही वो पैर पड़ रहे हैं, मतलब जैसे बहुत क्लोज हो, बहुत पास हो कोई चल रहा हो। सो ये था हमारा सेकेंड पैराग्राफ जो पूरा। The next morning, I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry. As soon as it became light enough for me to see my surroundings, I noticed that I was near a large ship. जैसे ही सुबह हुई तो मैं काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा भूखा था और इतना ज़्यादा प्रकाश या फिर लाइट फैल चुकी थी कि मुझे अपने चारों तरफ की चीज़ें दिख रही थी। फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा जहाज़ खड़ा हुआ था। इट सीम टू बी अपलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस to the vessel and asked the captain to permit me to help the unload the vessel in order to get money for food. फिर मैं जल्दी से उस जहाज़ के कप्तान के पास गया और उससे प्रार्थना की कि मुझे इस जहाज़ से सामान उतारने की परमिशन दे दे, स्वीकृति दे दे, ताकि इससे मुझे जो पैसे मिल सके उससे मैं अपना खाना ले सकूं। The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented. I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seemed to me, as I remembered it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. जो कैप्टन था उस जहाज़ का वो एक ब्रिटिश था, एक वाइट पर्सन मतलब अंग्रेज़ था और वो काफ़ी दयालु मालूम पड़ता था, इसलिए उसने उनको सहमति दे दी कि वो काम कर सकते हैं और इससे जो पैसा मिला उससे उन्होंने अपने लिए खाना खरीदा और ऐसा ब्रेकफास्ट नाश्ता खरीदा और जिससे उनको अब याद आ रहा था, बाद में काफ़ी समय बीत चुका था ना, तो उन्हें याद आ रहा था कि जितना ज़्यादा डिलीशियस फूड मतलब जितना ज़्यादा स्वादिष्ट खाना वो ये खाना लग रहा था, इससे इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था, क्योंकि यह उनकी मेहनत की कमाई का था। My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. मेरे काम से इतना ज़्यादा कैप्टन खुश हो गए, कप्तान खुश हो गए कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी थोड़ी मजदूरी रोज़ कर सकता हूँ। This I was very glad to do. I continued working on this vessel for a number of days. ऐसा करने से के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने कई दिनों तक इस जहाज़ पर काम किया। After buying food with my small baggage, there was not much left to pay my way to Hampton. In order to economize in every way possible, I continued to sleep under the sideways. अपनी थोड़ी सी जो भी मजदूरी से खाना खरीदने के बाद मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। हर तरीके से बचत करने के लिए मैंने उसी फुटपाथ, उसी चबूतरे पर सोना जारी रखा। As soon as possible after reaching the grounds of Hampton Institute, I presented myself before the head teacher of assignment to a class. जैसे ही मैं हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में पहुंचा, मैंने सबसे पहले जो हेड टीचर लाइक प्रिंसिपल जो थी उनके सामने खुद को प्रस्तुत किया। Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not of course make a very favorable impression upon her. मैं बहुत दिन से नहाया हुआ नहीं था, बहुत दिन से मैंने सही ढंग से खाना नहीं खाया था और कपड़े भी नहीं बदले थे, इसलिए मैं प्रिंसिपल पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया। I could see at once that there were doubt in his minds about the wisdom of admitting me as a student. मैंने ये तुरंत पहचान लिया था कि उनके दिमाग में मुझे एडमिशन देने के लिए, मुझे प्रवेश देने के लिए कुछ डाउट है, संदेह था। कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे
प्रवेश देने के लिए ना ही मना करा और ना ही मेरे पक्ष में कुछ बोला। कोई भी निर्णय उन्होंने नहीं लिया। मैं उनके आगे पीछे घूमता रहा और अपनी योग्यता के अनुसार जिस तरीके से भी मैं उनको प्रभावित कर सकता था मैं करता रहा। इसी बीच मैंने देखा कि वो और विद्यार्थियों को एडमिशन प्रवेश दे रही हैं, तो इस चीज़ से मेरी परेशानी और बढ़ गई कि उनको एडमिशन मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। मेरे हृदय में, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मुझे भी यहाँ पर मिले दाखिला, और या फिर मुझे एक अवसर मिल जाए जिससे कोई भी अवसर मिल जाए जिससे मैं अपनी योग्यता को उनके सामने दिखा सकूं और उससे उनको प्रभावित कर सकूं, तो मैं भी उन जो और विद्यार्थियों के समान यहाँ पर दाखिला पा सकूं और एक अच्छा कार्य करके प्रिंसिपल को दिखा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमने जो पिछले बार जहाँ तक पढ़ा था वो था पैरा, यहाँ तक जो लास्ट में है ना, इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो वॉट वॉज इन मी। अब हम आज स्टार्ट करेंगे आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग है उसमें है आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड द हेड टीचर सेड टू मी द एडजॉइनिंग रिक्रिएशन रूम नीड स्वीपिंग, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। मतलब कुछ घंटे निकलने के बाद जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझसे कहा कि जो बगल के संगीत के कमरे में सफाई की ज़रूरत है, झाड़ू लो और इसे साफ करो। फिर इट ऑकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस, नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट। इसका मतलब है मुझे ऐसा लगा मानो अब मुझे एक अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है। मैंने किसी भी ऑर्डर को या आदेश को पहले कभी इतनी ज़्यादा खुशी के साथ में नहीं माना था जैसे मैं ये मान रहा था। फिर आगे है आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times, देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ एंड आई डस्टेड इट 4 times। मैंने उस संगीत वाले कमरे को मैं 3 बार झाड़ू लगाई, फिर एक कपड़ा उठाया और डस्टिंग झाड़ने वाला कपड़ा उठाया और उससे 4 बार पोछा लगाया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल, डेस्क, आई वेंट ओवर 4 times विद माई डस्टिंग क्लोथ। दीवारों पे जो लकड़ी का सामान था, फर्नीचर, हर एक बेंच को, मेज को, डेस्क को 4 बार झाड़ने वाले कपड़े से, वही जो था उससे साफ़ किया। फिर है बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थॉरली क्लीन्ड। मतलब हर एक फर्नीचर को हटाया और कमरे की सभी अलमारियों और कोनों को पूरी तरीके से अच्छे से साफ़ किया। फिर आई हैड द फीलिंग्स दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि काफ़ी हद तक मेरा जो भविष्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उन पर जो मुख्य वही हैं टीचर, प्रिंसिपल, उन पर कैसा प्रभाव डालूँगा इस सफाई के द्वारा। मतलब वो जो सफाई कर रहा था उसे लग रहा था वो इसके लिए एक अवसर है, मौका है, जिसके थ्रू वो एक जो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने उसे ये कार्य दिया है उन पर एक अच्छी छाप छोड़ सकता है, उन पर एक अच्छा प्रभाव डाल सकता है। तो उसने अपना पूरे एफर्ट्स लगाए और काम को अच्छे से किया मन लगा करके। I made upon the teacher in the cleaning of that room. When I was through, I reported to the head teacher. जब मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया तब मैंने जो प्रिंसिपल थी उनको जाकर के बताया, उनको रिपोर्ट करा जाके। She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. She went into the room and inspected the floors and closets. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork above the wall and over the table benches. इसका मतलब है वो अमेरिका के उत्तरी राज्यों में रहने वाली एक औरत थी, महिला थी, जो कि जानती थी कि धूल कहाँ हो सकती है, किन किन जगहों पर
उनको धूल मिल सकती है। वो कमरे में गई और फर्श और अलमारियों का पूरा अच्छे से देखा, निरीक्षण किया उसका। फिर उन्होंने अपना रुमाल निकाला और दीवारों में लगी जो भी फर्नीचर लकड़ी थी और उन पर अपने रुमाल को रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, "I guess you will do to enter this institution." जब उन्हें कहीं भी फर्श या किसी भी फर्नीचर या किसी भी कोने में कोई भी धूल का एक पार्टिकल भी नहीं मिला, एक कण भी नहीं मिला, तब उन्होंने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार है कि तुम्हें भी इस विद्यालय में, इस कॉलेज में, इस विद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए। I was one of the happiest souls of the earth. The sweeping of that room was my college examination. उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस धरती का सबसे ही ज़्यादा खुश व्यक्तियों में से एक हूँ। The sweeping of that room was my college examination. उस संगीत के कमरे में झाड़ू लगाना मेरी विद्यालय की परीक्षा था। मेरे लिए वो एक परीक्षा जैसा ही था। I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I ever passed. तब से मैंने बहुत सारी परीक्षाएं पास की। उस दिन से लेकर के अभी तक मैंने मतलब बहुत सारी ही परीक्षाएं दी और उनमें उत्तीर्ण रहा, किंतु मैंने हमेशा ये चीज़ अनुभव करा, एक्सपीरियंस करा कि जो मुझे लगा कि सबसे अच्छी परीक्षा थी वो उस दिन की झाड़ू लगाना, उस दिन की उस संगीत के कमरे को साफ़ करना था। तो यहाँ पर स्टोरी पूरी फिनिश होती है। हम लोगों ने पूरी स्टार्टिंग टू एंड पूरी स्टोरी पढ़ ली है अच्छे से। अभी तक हमने इस चैप्टर में पूरा लाइन टू लाइन पढ़ा। अब हम एक बार पूरी समरी एक साथ पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें बताया गया था बुकर टी वॉशिंगटन जो थे वो अमेरिका के एक गरीब नीग्रो लड़के थे। अपने स्टार्टिंग लाइफ में, अपनी शुरुआती जीवन में उन्हें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा था। जब वो बड़े हुए तो वो अमेरिकी नीग्रो को सुधारना चाहते थे और उनके नेता बन गए। या उन्होंने हमें बताया था कि उन्हें हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में मिला था एडमिशन। जो लेखक हैं वो एक नीग्रो थे। उन्होंने एक कोयले खदान में काम किया। एक दिन दो जो खदान में काम करने वाले कलर्ड लोग थे, उन्होंने एक महान स्कूल के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। उन्होंने उस बात को सुना, लेखक ने, और उनको ऐसा लगा कि वो स्कूल बहुत ही अच्छा है। वह स्कूल के बातें सुन के बहुत ज़्यादा ही आकर्षित हो गए। ये वर्जीनिया में हैम्पटन सामान्य और कृषि संस्थान था। उसमें वहाँ जाने का मन बनाया। लेखक जो थे उनका मन पूरा बन गया कि वो स्कूल में एडमिशन लेंगे, या उनकी बहुत सबसे बड़ी इच्छा मान सकते थी कि उनको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, बहुत एक्साइटेड थे उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और दिन रात सिर्फ वो यही चीज़ सोचते रहते थे कि उनको किसी भी तरीके से उस स्कूल में एडमिशन मिल जाए। फिर उन्होंने 1872 की ऋतु में, शरद ऋतु शायद बोलते हैं अप्रैल को, तो शरद ऋतु में कोशिश करने का फ़ैसला किया। उन्होंने सोचा कि वो एक कोशिश ज़रूर करेंगे। उनकी माँ ने सोचा कि वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। वो आधे मन से राज़ी थी। उनका पूरा मन नहीं था कि वो जाएं वहाँ पर और कोई कोशिश भी करें वहाँ ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उनके पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन उनके भाई जॉन, उन्होंने उनकी पूरी मदद करी। लेकिन ये कोई बड़ी बात, मतलब जितने पैसे उनको चाहिए थे वो पूरे नहीं हो पाए। फिर भी आखिर में हैम्पटन के लिए शुरुआत की उन्होंने। बैग में कुछ कपड़े लिए, और उनकी माँ जो थी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी
और बीमार भी थी, लेकिन उन्होंने जब वो जा रहे थे लेखक, तो ऐसा दिखाया कि बहुत ब्रेव हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। कुछ भी उन्होंने ये शो नहीं करा कि वो कितनी ज़्यादा बीमार है या फिर कमज़ोर पड़ रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं शो करी उन्होंने। वो जो ऑथर थे वो माल्डन में रहते थे, और हैम्पटन जो था वो माल्डन से अप्रॉक्स 500 मील दूर था। वो वैगनों और कारों में मतलब उससे उन्होंने लिफ्ट ली, वह उसी दिन रिचमंड में पहुँचे। हैम्पटन अभी भी वहाँ से लगभग 82 मील दूर था, 82 मील दूर था रिचमंड से। उनके पास पैसे भी नहीं थे और वो रिचमंड में किसी को नहीं जानते थे। वहाँ की सड़कें भी उनके लिए बिल्कुल अनजान थी। बहुत देर तक वो सड़कों पे भटकते रहे, बहुत ज़्यादा वो थक चुके थे। लेकिन जब उनके शरीर ने आखिर में बिल्कुल ही जवाब दे दिया कि अब नहीं चला जाएगा, तब उन्होंने फुटपाथ पे वो लेट गए और जिस बैग में उनके कपड़े थे उसको तकिया की तरह इस्तेमाल करा, सर के नीचे रख लिया। और पूरी रात जब भी कोई वहाँ से निकल रहा था तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके सर पर ही उस इंसान के पैर पड़ रहे हैं। फिर वो जैसे तैसे सो गए। जब वो सुबह उठे, अगली सुबह उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा जहाज़ उनके पास खड़ा हुआ था। वो लोग कच्चा लोहा उतार रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ इस जहाज़ पे काम कर लूँ और इससे मेरे हैम्पटन जाने के लिए पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस जो मुझे खाना वगैरह नाश्ता वगैरह भी मुझे मिल जाएगा इससे। तो वो गए और कैप्टन से उन्होंने अनुरोध करा कि क्या मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, तो वो मान गए। कैप्टन एक काफ़ी अच्छा इंसान था, ब्रिटिश था, अंग्रेज़ थे वो, लेकिन काफ़ी दयालु हृदय के थे। तो वो मान गए और उसको काम करने दिया। फिर लेखक के काम से वो बहुत ज़्यादा खुश थे कैप्टन, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम यहाँ पे कुछ और दिन भी काम कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो। तो उसने ठीक है, लेखक ने काम करता रहा लेखक वहाँ पे। और फिर नाश्ते के लिए भी कुछ नाश्ता खाने के लिए भी पैसे खर्च होते थे, तो वो थोड़ा बहुत करके वो बचाते भी रहे। उन्होंने हैम्पटन पहुँचने के लिए पूरा धन बचा लिया। उन्होंने फिर शुरू किया, वो हैम्पटन पहुँच गए और जब वो कॉलेज पहुँचे, कॉलेज की फील्ड में पहुँचते ही वो सबसे पहले प्रिंसिपल के पास गए और उनके सामने खुद को प्रेजेंट करा। लेकिन वो काफ़ी दिन से नहाए नहीं थे प्रॉपरली, पूरे जितना खाना चाहिए था उनको उस अमाउंट में उनको खाना नहीं मिला था, और कपड़े भी चेंज नहीं करे थे, काफ़ी गंदे हो गए थे, इसलिए उनकी हालत अच्छी नहीं थी बहुत। तो प्रिंसिपल ने उनको देखा तो इस वजह से उन पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। वो उनको खुद भी ऐसा लग रहा था कि मेरी ये कंडीशन है, इस वजह से हो सकता है कि प्रिंसिपल के ऊपर मैं अच्छी छाप ना छोड़ पाऊँ। और उनको देखते ही उन्हें पता चल गया था कि इनको डाउट हो रहा है प्रिंसिपल को कि मुझे यहाँ पे एडमिशन देना भी चाहिए या नहीं। इसलिए फिर उन्होंने देखा कि उनके ही साथ के और कुछ लड़के थे जिनको एडमिशन मिल रहा था वहाँ पे, तो ये चीज़ उनकी और परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे बस एक मौका मिल जाए जिससे मैं खुद को साबित कर पाऊँ प्रिंसिपल की नज़रों के सामने। तभी एक दिन क्या हुआ, एक वही प्रिंसिपल आई और उन्होंने उनसे बोला कि लेखक से कि तुम जाओ और वो जो संगीत का कमरा है उसे साफ़ कर दो जाके। झाड़ू दी और बोला उसे साफ़ कर दो जाके। उन्होंने कहा ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको एक मौका मिल गया है जिससे वो खुद को उनके सामने साबित कर सकते हैं प्रिंसिपल के सामने। वो गए, उन्होंने सब बहुत अच्छे से साफ़ किया, हर एक लकड़ी का फर्नीचर को साफ़ करा, कमरे पे 4 बार झाड़ू लगाई और पोछा लगाया उसमें। हर एक वुडन फर्नीचर जितना कुछ भी था सबको अच्छे से साफ़ करा, एक एक कोना साफ़ करा, कहीं पर बिल्कुल धूल का नामो निशान नहीं छोड़ा। फिर जब उनका पूरा काम हो गया तब उन्होंने जाकर के प्रिंसिपल को बताया कि हाँ मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। तब प्रिंसिपल आई और उन्होंने चेक करा। वो एक उत्तरी अमेरिका की लेडी थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि अगर किसी ने केयरलेसली काम किया है तो धूल कहाँ पर मिल सकती है। तो वो आई, पहले उन्होंने थोड़ा सा देखा, उसके बाद अपना एक हैंकी निकाला जिसे लकड़ी पर, जो फर्नीचर की लकड़ी थी उसको उस पर रगड़ा और उस पर देखा कि लेकिन उनको ज़रा सी भी एक भी कण धूल का नहीं मिला। इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, उनको बहुत अच्छा लगा उनका काम देखकर, लेखक का काम देखकर।
फिर उन्होंने धीरे से बोला कि हाँ, तुम्हें यहाँ पर एडमिशन, मुझे लगता है ऐसा कि तुम्हें इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलना चाहिए। बस ये सुनते ही लेखक बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनको ऐसा लग रहा था कि उनसे खुश कोई व्यक्ति इस टाइम इस धरती पर है ही नहीं। फिर उन्होंने बताया कि लेखक ने कि वो जो स्वीपिंग था, वो झाड़ू लगाने का काम था, वो एक परीक्षा की तरह उनके लिए था, क्योंकि अगर उसमें पास हो गए तो उनको एडमिशन मिल सकता था और नहीं हुए तो हो सकता था कि उनको एडमिशन ना मिलता या फिर कई और मेहनतें करनी पड़ती खुद को प्रिंसिपल के सामने साबित करने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि उस दिन से लेकर के आखिरी तक उन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं दी, लेकिन अभी भी उनको ऐसा लगता था कि वो जो झाड़ू लगाने वाली परीक्षा थी वो उनकी लाइफ की सबसे अच्छी परीक्षा थी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ हम चाहते हैं और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो वो हमें छोटी सी बात होती है और हम अपना हर 100% देना चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए। वैसा ही था, इनका एक ड्रीम था हैम्पटन के कॉलेज में एडमिशन लेना, इसलिए उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले ताकि उनको एडमिशन मिल जाए और आखिरकार उनकी जो भी कोशिशें थी वो रंग लाई भी, उनको एडमिशन मिल गया। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो चीज़ चाहिए या कोई भी लक्ष्य जो हमारा है उसे प्राप्त करने के लिए हमें हर एक एफ़र्ट, हर एक कोशिश करनी चाहिए जब तक हमें वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और छोटी छोटी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए और बिना अपनी मंजिल पर पहुँचे हुए हार नहीं माननी चाहिए। हर एक कोशिश, क्योंकि जो हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, इस स्टोरी में भी बताया गया है और बेसिकली हमने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जो लोग चाहते हैं सिर्फ बिना मेहनत करे, उन्हें मेहनत भी ना करनी पड़े और वो सफल हो जाएं, उनका लाइफ में हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें वो पा जाए किसी भी तरीके से, लेकिन आप परमानेंट एक सक्सेस उन्हें नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें हर एक चीज़ को ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम शॉर्टकट्स के बारे में, ठीक है शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन स्मार्ट वे अलग होता है एक, और एक ये चीज़ अलग होती है कि मुझे ये भी नहीं करना पड़े, मुझे वो भी नहीं, किसी तरीके से बस मिल जाए ये चीज़, तो वो सही नहीं होती है। अपनी कोई भी चीज़ हमें पानी है, कोई भी एम या फिर गोल जहाँ पर हमें पहुँचना है, जो हमें पाना है, उस चीज़ के लिए हमें पूरी मेहनत करनी है, ईमानदारी से लगन से काम करनी है, अपना 100% देना है, फिर वो चीज़ पाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस स्टोरी का मोरल यही था और आई होप आप सब लोग भी इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। मुझे तो काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी है ये, आप लोग भी बताइएगा जिनका मतलब जिनके क्लास में है ये स्टोरी, तो काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए, आप लोग इस स्टोरी समझिए और आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए भी अच्छा है कि आप मार्क्स वगैरह के लिए भी उससे हट के एक बार आपकी लाइफ पे भी इसको, इन रूल्स को अप्लाई करके देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल होगा ये आपके लिए। और जिन लोगों के सिलेबस में नहीं है, क्लास में नहीं है, तो भी वो इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है ये सिलेबस नहीं है आपके कोई एग्ज़ाम नहीं होना है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपकी लाइफ में ज़रूर ही ये अप्लाई आप कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये हर एक इंसान के लिए बहुत काफ़ी यूज़फुल टिप्स हैं जो कि इस स्टोरी से हमें सीखने को मिली। सो आई होप ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी होगी। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मैंने एक्सप्लेन करा, आपको समझ में आया या नहीं, ये सब चीज़ें आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये ग्लॉसरी दी गई है, इसमें कुछ मीनिंग्स दी गई हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रगल, जिसका मतलब है अ ग्रेट एफर्ट। स्ट्रगल मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, एफर्ट्स वगैरह।
लगाने। फिर है वर्जीनिया, a state in the eastern United States of America on Atlantic Ocean. Pretentious का मतलब होता है making claim to great merit or importance. On fire का मतलब बहुत ज़्यादा excited होना, excited. Fall मतलब autumn. Crave मतलब serious. ये misprint मतलब है नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ सही से नहीं है. A wild goose chase, foolish search for something unobtainable unless work. Half-hearted consent, permission given with no real interest. Satchel, a small bag sometimes with a shoulder strap. Richmond, that is capital of the state of Virginia, USA. Ways का मतलब manners. Exhaustion मतलब extreme weakness. Sidewalk, a pavement at side of road. Then elevated, raised especially above the ground. Cargo, the goods carried by a ship. Pig iron, an impure form of iron obtained directly from a blast furnace. Economic, save. Surplus, an amount greater than needed. Assignment, allotted. Linger, stay. Closet, a set of shelves built into the wall of a room. Yankee, a person living in the northern state of USA. Guess, suppose. तो ये ग्लॉसरीज में मीनिंग्स दी गई हैं 4 5. ओके, फिर ये कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं. ये नेक्स्ट चैप्टर हो गया. तो फर्स्ट है ये, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश. एज दे वेंट dash day and night in the fall I might start. तो ये था पूरा चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का एक्सप्लेनेशन. आई होप आई वॉज क्लियर टू यू ऑल. लेकिन अगर कुछ भी कहीं पे डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आया आपको जो मैंने बोला, या फिर कहीं पे कुछ और भी अच्छे बता सकते हो आप, मैं जिस तरीके से समझाऊँ या फिर एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता है आप लोगों के पास ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हों तो शेयर करिएगा, और अगर मुझे सही लगेगा तो आई लव दैट. तो ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में जल्दी ही आऊँगी, और इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो भी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे. बाय. तो इसमें सबसे पहले दिया गया है अबाउट ऑथर, मतलब जिन्होंने ये पोएम लिखी है उनके बारे में. तो फर्स्ट लाइन है, बुकर टी वॉशिंगटन 1856 to 1915 was a famous educationist of USA. He was also a great Negro leader. He was born in a poor Negro family in Virginia. देखो क्या बताया गया है कि उनकी लाइफ जो बुकर टी वॉशिंगटन थे जिन्होंने ये पोएम लिखी है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उनका बर्थ हुआ 1856 में और डेथ हुई उनकी 1815. ये उनका लाइफ पीरियड था. फिर वो बहुत ज़्यादा फेमस एजुकेशनिस्ट थे यूएसए के. वो एक नेग्रो लीडर, नेग्रो का मतलब होता है कॉम्प्लेक्शन, वो काले रंग के दिखते थे इसलिए उनको नेग्रो लीडर थे वो. और उनका जन्म एक गरीब नेग्रो परिवार में हुआ वर्जीनिया में. आफ्टर द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका ही स्टडीड एट हैम्पटन. सिविल वॉर जो हुई थी अमेरिका में, उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई हैम्पटन में की. ही फेस्ड ग्रेट हार्डशिप इन हिज अर्ली लाइफ. उन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया. As he was a man of iron will, the difficulties of his life could not subdue him. वो जैसे कि बहुत ज़्यादा लोहे जैसी सोच रखने वाले, वैसी विल रखने वाले थे, इसलिए उनकी जितनी भी कठिनाइयाँ आईं उनके सामने वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, उनको रोक नहीं पाई उनका लक्ष्य पाने से. He struggled hard to educated. उन्होंने पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करे. Later on, he devoted himself to raise the intellectual status of Negroes. As he worked out a scheme for education of Negroes, he became their famous leader. और उन्होंने वहाँ की एजुकेशन पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए वो वहाँ के नेग्रोस के लीडर बन गए, नेता बन गए.
ही वॉज नॉट ओनली अ गुड राइटर बट ऑल्सो अ गुड ओरेटर। वो सिर्फ एक अच्छे लेखक ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे वक्ता भी थे, वो बहुत अच्छा बोल भी सकते थे। Among the many books he wrote are two autobiographies, Up from Slavery, which was written in 1901। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, उसके साथ साथ 2 आत्मकथाएं भी लिखी, जो कि फर्स्ट थी अप फ्रॉम स्लेवरी नाम था उसका, और वो लिखी गई 1901 में, 1901 में, और दूसरी थी माई लार्जर एजुकेशन, जो कि आई थी 1911 में। तो ये जो सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ा हमने, ये पढ़ा इसके ऑथर के बारे में, जो कि है बुकर टी वॉशिंगटन, और पोएम कौन सी है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। सो I hope I am clear to you all. सॉरी, प्रोज है ये, मैं बार पोएम बोल दी गलती से। अब हम पढ़ेंगे लेसन के बारे में। तो पहला है, द लेसन प्रोड्यूसेस अ गुड इम्प्रेशन अपॉन अस। हमारे ऊपर बहुत अच्छी छाप छोड़ी है इस चैप्टर ने। आफ्टर रीडिंग इट वी कम टू नो दैट हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ पता चलती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। विदाउट हार्ड वर्क नो वन कैन सक्सीड इन लाइफ एज इट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बिना मेहनत करे कोई भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेहनत ही सफलता का राज है। फिर नेक्स्ट पैरा, द लेसन पॉइंट्स आउट क्लियरली द ट्रुथ ऑफ सेइंग वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। मतलब ये लेसन ने क्लियरली ये चीज़ बताई है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। जब हम किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं कुछ करना, तो वो राह बन जाती है। हमारी मेहनत और परिश्रम से तो रास्ता निकल ही आता है। इट शोज़ दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ये दिखाता है हमें कि कुछ भी वर्ल्ड में, दुनिया में असंभव नहीं है। विद डिटर्मिनेशन एंड कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स वी कैन अचीव द एम ऑफ लाइफ, दो वी हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। और हम अपने दृढ़ निश्चय से और एक लगातार कोशिश करने से अपने जो भी हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बस मेहनत करनी है हमें। देन थर्ड पैराग्राफ, मिस्टर वॉशिंगटन वॉज वेरी पुअर। मिस्टर वॉशिंगटन बहुत ज़्यादा गरीब थे। ही हैड नॉट इनफ मनी फॉर हिज एजुकेशन। उनके पास उनकी पढ़ाई के लिए भी पूरा पैसा नहीं था। ही हैड नो आइडिया ऑफ द सिचुएशन ऑफ हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। और उनको ये तक आइडिया नहीं था कि हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की कंडीशन है क्या, सिचुएशन वहाँ पर क्या होगी। बट ही हैड द विल टू स्टडी देयर। लेकिन उनके अंदर एक चाहत थी वहाँ पढ़ने की। ही मेड सिंसियर एफर्ट्स। और उन्होंने बहुत सच्ची मेहनत करी। ही हैड टू फेस डिफ़िकल्टीज़ बट ही सक्सीडेड। उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एट लास्ट वो सफल हुए। हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज फर्म डिटर्मिनेशन। उनकी सफलता जो थी वो उनके लगातार एक दृढ़ निश्चय और संकल्प जो था, और उन्होंने जो मेहनत करी उसकी वजह से थी। दिस प्रूव्स क्लियरली दैट सिंसियर एफर्ट्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस। और इससे ये बिल्कुल क्लियर साफ हो जाता है कि हम अपनी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। One day while at work in the coal mine, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. क्या होता है, एक दिन जब वो काम कर रहे थे एक कोयले की खान में, तो वो वहाँ पर 2 माइनर्स को बात करते हुए सुनते हैं। माइनर्स कहते हैं जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं उनको, या फिर किसी भी खान में, माइन मतलब होता है खान, तो वो जो लोग भी खान में काम करते हैं उनको माइनर्स कहते हैं। तो वो 2 लोग काम कर रहे थे, बातें कर रहे थे एक स्कूल के बारे में, जो कि कलर्ड पीपल के लिए स्कूल था, कलर्ड लोग के लिए स्कूल था, कहीं वर्जीनिया में कहीं पर था वो। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। और वो पहली बार था जब वो किसी कॉलेज और स्कूल के बारे में सुन रहे थे। नेक्स्ट पैरा है, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल इट सीम टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। फिर जैसे जैसे वो बातें करते जा रहे थे, डिस्क्राइब उसके बारे में बातें कर रहे थे स्कूल के बारे में, तो उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेस जो है अर्थ पे, धरती पे,
Not even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia about which these men were talking. मतलब वो बोल रहे हैं कि उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो भी मुझे इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं कर रहा था जितना कि वो स्कूल जो कि हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था वर्जीनिया का, जिसके बारे में वो दो माइनर्स बातें कर रहे थे. I resolved at once to go to that school, although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it. मतलब मैंने वहाँ पे निश्चय कर लिया था कि मुझे उस स्कूल में जाना है, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं था कि कहाँ है ये स्कूल, कितनी दूर पड़ेगा, मुझे कितने माइल्स तक जाना पड़ेगा और मैं वहाँ पर पहुँचूँगा कैसे. ये सब ना पता होते हुए भी मैंने ये सोच लिया था कि मुझे स्कूल में जाना है. I was on fire constantly with one ambition and that was to go to Hampton. मैं दिन रात इसी सोच में रहता था, यही आग मेरे अंदर जलती रहती थी कि एक लक्ष्य था मेरे पास कि मुझे हैम्पटन में जाना है, जो हैम्पटन स्कूल है, हैम्पटन नॉर्मल, वहाँ पर मुझे जाना है. This thought was with me day and night. पूरा दिन रात मेरे दिमाग में यही सोच चलती रहती थी. तो इस पैराग्राफ में ये बोला गया है. In fall of 1872, I determined to make an effort to go there. सन 1872 के पतझड़ के मौसम में मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया. My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase. मेरी माताजी इस गंभीर भय से दुखी थी कि मैं एक ऐसे कार्य को करने जा रहा हूँ जो असंभव है. At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start. कुछ भी हो, मेरी माँ के बेमन से मुझे जाने की स्वीकृति दे दी. I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा था जिससे मैं कपड़े खरीदे और यात्रा के लिए खर्च करूं. मेरे भाई जॉन ने जितनी सहायता उससे बन सकती थी वो कर सकता था, उसने की, लेकिन वास्तव में वो काफ़ी नहीं था. Finally, the great day came, and I started for Hampton. I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I get. My mother at the time was rather weak and broken in health. I hardly expected to see her again, and thus our parting was all the more sad. She, however, was very brave through it all. तो इस पैराग्राफ का मतलब है वो महान दिन आ गया और मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा. मेरे पास एक छोटा सस्ता सा बैग था, थैला था, जिसमें कुछ कपड़े थे जो मैं प्राप्त कर सका, जो मैं ले सका. उस समय मेरी माताजी बीमार और कमज़ोर थी. मुझे या होप थी या आशा नहीं थी कि मैं फिर से उनसे मिल पाऊँगा, और इसलिए हमारा दुखदाई था, मतलब हमारा जो पार्टीशन था, हमारा अलग होना, वो बहुत ज़्यादा दुख का कारण था, दुखदाई था. लेकिन फिर भी वह पूरे समय बहादुर बनी रही, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं वो या दिखाती रही. फिर है द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 miles. By walking, begging, rides, both in wagons and in cars. In some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in night. तो इसमें कहा गया है कि माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील्स की थी. कभी पैदल चलकर, कभी गाड़ी से, कभी कार से, लिफ्ट लेकर, किसी तरह से मैं वर्जीनिया के एक रिचमंड नगर में पहुंचा, जो हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर था. जब मैं वहाँ पहुँचा तब बहुत थका हुआ, भूखा और काफ़ी गंदा हो चुका था, और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी. इससे पहले मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं गया था. बस इसी वजह से मेरी परेशानी और बढ़ गई. जब मैं रिचमंड पहुँचा तब मेरे पास बिल्कुल धन नहीं था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था.
उस स्थान पर मेरी जान पहचान का एक भी व्यक्ति नहीं था और नगर के रास्तों से अनभिज्ञ होने के कारण, मतलब उनको नहीं पता था, वो रास्ते उनके लिए अनजान थे। वो नहीं जान पाए कि मतलब कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। बहुत सारे स्थान और बहुत सारी जगहों पे मैंने रहने के लिए पूछा, जगह के बारे में पूछा, लेकिन उन सबको पैसा चाहिए था जो कि मेरे पास नहीं था। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे नई सड़क के बारे में नहीं पता था, रास्ते के बारे में नहीं पता होने के कारण मैं सड़कों पर घूमता रहा। Must have walked the streets till after midnight. At last, I became so exhausted that I could walk no longer. I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged. क्या हुआ, आधी रात तक मैं सड़कों के रास्तों के चक्कर काटता रहा और मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि अब लग रहा था कि मैं और ज़्यादा नहीं चल सकता हूँ। मैं बहुत थका हुआ था, भूखा था, लेकिन निराश नहीं हुआ था। फिर है just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of street where the broad sidewalk was considerably elevated. फिर जब मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ही थक गया था, एक नेक्स्ट लेवल पर थकान की पहुंच गया था, तब मैंने सोचा वो फुटपाथ पर आराम, जहाँ पर फुटपाथ बने हुए थे, उस पर बैठ जाने का। I waited for a few minutes till I was sure that no passers-by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on ground. फिर क्या हुआ, जब मुझे जब तक मुझे इस चीज़ का विश्वास नहीं हो गया कि इधर से जाने वाला कोई भी इंसान मुझे नहीं देखेगा, तब मैं धीरे धीरे चलकर, क्रेप्ट मीन्स रेंगना होता है, तो रेंगते हुए, वही धीरे धीरे चलने को इन्होंने रेंगना बोला है, रेंगते हुए उस फुटपाथ के चबूतरे पे बैठ गया और फिर थोड़ी देर के बाद में ज़मीन पर ही लेट गया और उनके हाथ में जो बैग था जिसमें उनके कपड़े थे, उसको पिलो की, तकिया की जगह पर रख लिया और आराम से लेट गए। और पूरी रात उनको ऐसा लगता रहा कि जो भी वहाँ से चल के जा रहा था, उसके पैरों की आहट से उनको ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर ही वो पैर पड़ रहे हैं, मतलब जैसे बहुत क्लोज हो, बहुत पास हो कोई चल रहा हो। सो ये था हमारा सेकेंड पैराग्राफ जो पूरा। The next morning, I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry. As soon as it became light enough for me to see my surroundings, I noticed that I was near a large ship. जैसे ही सुबह हुई तो मैं काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा भूखा था और इतना ज़्यादा प्रकाश या फिर लाइट फैल चुकी थी कि मुझे अपने चारों तरफ की चीज़ें दिख रही थी। फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा जहाज़ खड़ा हुआ था। इट सीम टू बी अपलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस to the vessel and asked the captain to permit me to help the unload the vessel in order to get money for food. फिर मैं जल्दी से उस जहाज़ के कप्तान के पास गया और उससे प्रार्थना की कि मुझे इस जहाज़ से सामान उतारने की परमिशन दे दे, स्वीकृति दे दे, ताकि इससे मुझे जो पैसे मिल सके उससे मैं अपना खाना ले सकूं। The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented. I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seemed to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. जो कैप्टन था उस जहाज़ का वो एक ब्रिटिश था, एक वाइट पर्सन मतलब अंग्रेज़ था, और वो काफ़ी दयालु मालूम पड़ता था, इसलिए उसने उनको सहमति दे दी कि वो काम कर सकते हैं, और इससे जो पैसा मिला उससे उन्होंने अपने लिए खाना खरीदा और ऐसा ब्रेकफास्ट नाश्ता खरीदा, और जिससे उनको अब याद आ रहा था, बाद में काफ़ी समय बीत चुका था ना, तो उन्हें याद आ रहा था कि जितना ज़्यादा डिलीशियस फूड, मतलब जितना ज़्यादा स्वादिष्ट खाना वो ये खाना लग रहा था, इससे इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था, क्योंकि यह उनकी मेहनत की कमाई का था। My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. मेरे काम से इतना ज़्यादा कैप्टन खुश हो गए, कप्तान खुश हो गए कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी थोड़ी मजदूरी रोज़ कर सकता हूँ।
This I was very glad to do. I continued working on this vessel for a number of days. ऐसा करने से के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी. मैंने कई दिनों तक इस जहाज़ पर काम किया. After buying food with my small baggage, there was not much left to pay my way to Hampton. In order to economize in every way possible, I continued to sleep under the sideway. अपनी थोड़ी सी जो भी मजदूरी से खाना खरीदने के बाद मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे. हर तरीके से बचत करने के लिए मैंने उसी फुटपाथ, उसी चबूतरे पर सोना जारी रखा. As soon as possible after reaching the grounds of Hampton Institute, I presented myself before the head teacher of assignment to a class. जैसे ही मैं हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में पहुंचा, मैंने सबसे पहले जो हेड टीचर प्रिंसिपल जो थी उनके सामने खुद को प्रस्तुत किया. Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not of course make a very favorable impression upon her. मैं बहुत दिन से नहाया हुआ नहीं था, बहुत दिन से मैंने सही ढंग से खाना नहीं खाया था और कपड़े भी नहीं बदले थे, इसलिए मैं प्रिंसिपल पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया. I could see at once that there were doubt in her minds about the wisdom of admitting me as a student. मैंने ये तुरंत पहचान लिया था कि उनके दिमाग में मुझे एडमिशन देने के लिए, मुझे प्रवेश देने के लिए कुछ डाउट है, संदेह था. कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे प्रवेश देने के लिए ना ही मना करा और ना ही मेरे पक्ष में कुछ बोला. कोई भी निर्णय उन्होंने नहीं लिया. मैं उनके आगे पीछे घूमता रहा और अपनी योग्यता के अनुसार जिस तरीके से भी मैं उनको प्रभावित कर सकता था मैं करता रहा. इसी बीच मैंने देखा कि वो और विद्यार्थियों को प्रवेश दे रही हैं, तो इस चीज़ से मेरी परेशानी और बढ़ गई कि उनको एडमिशन मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं. मेरे हृदय में, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मुझे भी यहाँ पर मिले दाखिला, और या फिर मुझे एक अवसर मिल जाए जिससे कोई भी अवसर मिल जाए जिससे मैं अपनी योग्यता को उनके सामने दिखा सकूं और उससे उनको प्रभावित कर सकूं, तो मैं भी उन जो और विद्यार्थियों के समान यहाँ पर दाखिला पा सकूं और एक अच्छा कार्य करके प्रिंसिपल को दिखा सकूं.